नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और प्रयोगशाला परिचारक की इस सीरीज में आज हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंतःस्रावित तंत्र, अंतःस्रावित ग्रंथियां क्या क्या होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे रिलेटेड आपको पिछले प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन आप देखते होंगे कि साइंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक के 10 ऐसे एग्जाम पिछले मैं गिनाऊं कि 10 एग्जाम में कितनी बार साइंस में इनका वेटेज रहा हो या इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए होंगे, तो 3 क्वेश्चन मतलब 3 अलग अलग एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पिछले 10 की बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से प्रश्न, तो इसको करना ठीक है। तो ये सीरीज के साथ लगातार आप लोग जुड़े हो, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको किसी कारणवश कंटेंट नहीं मिल पाता है, उन तक तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो अपना तैयारी लगातार करते रहे। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। नहीं जुड़े हो तो कोर्स के साथ तो जुड़ जाओ और टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करना। टेस्ट सीरीज दिलाना आपको 99 रुपये पर अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप दिलाएंगे तो आप स्वतः आकलन कर पाएंगे कि आप कितने स्तर तक हैं, किस सब्जेक्ट में आपका कितना पकड़ है, सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन से टॉपिक में आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। तो टेस्ट सीरीज दिलाते रहिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक, और कोर्स के साथ नहीं जुड़े तो कोर्स के साथ जुड़ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जहां रंग की बात आ जाए ना, तो रंग के लिए केवल एक ही चीज यूज होता है, वो था मेलानिन। हमारे शरीर के रंग की बात करें, बालों के लिए बात करें, आंखों के रंग के बारे में बात करें, तो ये रंग देता है हमें मेलानिन। मेलानिन एक तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है जो रंग देता है। तो चारों ऑप्शन में क्या दिया, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या ज़ैंथोफिल। तो मेलानिन हमारे शरीर में, हमारे ही नहीं अपितु हर प्रकार के जो जानवर है उनके अंतर्गत मेलानिन होगा और अलग अलग रंग के वो देते, रंग देते हैं उनके त्वचा को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और इसी के कारण आप जैसे देखोगे, जैसे मैं गोरा दिख रहा हूं आपको, ठीक है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, समझो। गोरा अगर मैं दिख रहा हूं, लेकिन मैं अगर किसी ऐसे इलाके पर चले जाऊं, समुद्र तटीय इलाके पर चले जाऊं जहां धूप की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, तो जैसे अगर मेरे सन का जो रेज है मेरे स्किन पर पड़ेगा ना, तो स्किन काला होना चालू हो जाता है, तो स्किन टैन हो गया बोलते। कारण क्या है, कारण ही ये मेलानिन। ये मेलानिन क्या होता है, स्किन पर जिसके सबसे ज्यादा रेज पड़ते हैं वो धीरे धीरे काला होते जाते हैं। तो सर जो बचपन से ही सांवले रंग के होते हैं वो कारण क्या है, उनके अंतर्गत ये वर्णक ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, मेलानिन ज्यादा एक्टिव है वो, इसलिए उनका रंग थोड़ा सा डार्क है। जिनके अंतर्गत नहीं है, जैसे मैं, मेरे अंदर मेलानिन ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक, इसलिए मैं थोड़ा सा गोरा दिख रहा हूं। और जहां पर सन रेज नहीं पड़ते हैं वहां के लोग भी गोरे होंगे, क्योंकि मेलानिन उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, जैसे कि यूरोप या फिर जो आपके ठंडे प्रदेश होते हैं वहां के लोग गोरे होते हैं। तो कारण यही होता है कि वहां पर डायरेक्ट सन रेज जो होते हैं इफेक्टिवली नहीं पड़ती उनकी स्किन पर, इसलिए वो लोग थोड़े गोरे दिखते हैं। और दूसरा, जहां पर पड़ रहा है उसके बाद भी ज्यादा एक्टिव नहीं है इस कारण। तो मेलानिन रंग वर्णक होता है हमारे शरीर का। आगे सेकंड प्रश्न क्या दिया है, युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है कौन। ठीक है, द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबरिटी आर कॉज्ड बाय, मतलब यौवन अवस्था में जैसे वो युवा अवस्था के दौरान कोई पुरुष या लड़का पहुंचेगा तो उसकी उपस्थिति में बदलाव लाता है, उसके शरीर में बदलाव लाता है। क्या लाता है, प्रोलैक्टिन लाता है, एड्रेनालिन लाता है, एस्ट्रोजन लाता है या टेस्टोस्टेरोन लाता है। क्या लाता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है पुरुषों में, ये जनन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, मेल हार्मोन होता है, जो उसके अंतर्गत एक उम्र के बाद उसके शारीरिक बनावट को, दाढ़ी मूंछ को ला देगा, उसके शरीर के अंतर्गत मतलब नए प्रकार की जो कायिक संरचना उसका परिवर्तन करेगा, उनमें ग्रोथ कर देगा,
और उनकी आवाज भारी हो जाएंगी, तो ये सब होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। सेम एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में, फीमेल्स के लिए ये होता है, फीमेल्स में उनके कायिक परिवर्तन लाने की, आवाज को पतला कर देगा, तो ये सब परिवर्तन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका चालू हो जाता है, मासिक धर्म चालू हो जाता है, किस कारण से, जो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएट जो साइकिल होता है वो एस्ट्रोजन के कारण चालू होता है, तो याद रख। तो हमको लड़कों के बारे में पूछा था, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि जब गर्भवती महिलाएं होती है तो उनके अंतर्गत दुग्ध का निर्माण इसी के कारण होगा। एड्रेनालिन, लड़ो उड़ो हार्मोन, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, कारण क्या है? इसके कारण। अगला, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? व्हाट इज द बेसिस फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? व्हाट इज द बेसिस फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन के मूल कार्य क्या है? ठीक है, इसी के साथ प्रीवियस क्लास के हम लोग आंसर भी ले लेते हैं, आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, ठीक है, जिसको जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से उसके बारे में। तब तक ये देख लीजिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन का क्या काम है? मूड को संतुलित करने के लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, मतलब रेगुलेट करने के लिए, पुरुष जनन प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, गर्भावस्था के बनाए रखने के लिए। क्या? तो अभी मैंने बताया था एस्ट्रोजन ये फीमेल में पाए जाने के वाला हार्मोन होता है, जो फीमेल हार्मोन बोल सकते हो आप लोग। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उसको रेगुलेट करता है। किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो याद रखना एस्ट्रोजन के बारे में। पुरुषों वाला तो आपका टेस्टोस्टेरोन था, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इससे पहले बीच में एक और वीडियो बना होगा जो आपको दिखेगा, बट ये आंसर मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन में दो वीडियोस में रिकॉर्ड करके डालते जा रहा हूँ, तो उस आधार पर मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते थे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 3 भाग सही है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सही था ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बोन और मसल को जोड़ने वाला क्या था? टेंडन था, सही था। 31 नंबर के जो क्वेश्चन का आंसर था सिनेप्स था। सिनेप्स मतलब मैंने आपको बताया था, दो न्यूरॉनों के बीच का गैप, दो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता, सिनेप्स कहलाता। पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया था, तो 31 का सिनेप्स होगा। 19 का डी आंसर होगा, सही है, 19 का डी आंसर होगा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन इसमें कहां से आ जाएगा जी? प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन, अच्छा, ठीक 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 है। प्रकाश का अपवर्तन सही है। रिफ्रैक्शन जो 19वें का आंसर था वो प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, ठीक ठीक। मैं लाइट वाले चैप्टर का तो नहीं है ये सोच रहा था, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर सही थे। हमारे आंखों में जो किस सिद्धांत पर? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, क्योंकि लेंस रहता है, लेंस है तो अपवर्तन ही करेगा, ये सही था आंसर। तो ये 3 आंसर क्वेश्चन मैंने पूछे थे, तीनों के आंसर आप लोगों ने बताए हैं, सही था। तो ये ध्यान में रखना। सुमन जी ने बताया था, ठीक है, कामदेव जी ने बताया था, नेहा तिवारी जी ने बताया था, अविनाश जी ने बताया है, मिथिलेश जी ने बताया है, ठीक है, मीना राठौड़ जी ने बताया है, मीनू राठौड़ शायद इनका नाम है। तो ये तो सभी लोग इसी प्रकार से क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, और लगातार ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो जवाब दोगे तो इंटरेक्शन बना हुआ है ये महसूस होता है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चौथा, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल। तो सबसे पहले ये एडम्स एप्पल क्यों बोला गया, उसके पीछे एक अपनी कहानी है, उसके हम लोग नहीं जाते, हम सीधा ये याद रखेंगे एडम्स एप्पल। एप्पल मतलब एप्पल के शेप के आकार का आपके शरीर में एक संरचना होता है, यहाँ पर कंठ जिसको बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं। फिर इसको याद रखना, वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स जो होता है जहां से आवाज निकलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ या टेटुआ बोलते हैं। थ्रॉट भी बोला जाता है इसको, इंग्लिश में थ्रॉट बोले, वॉइस बॉक्स बोले, स्वर यंत्र बोले, कंठ बोले, टेटुआ बोले, सब ये एक ही नाम है। तो पुरुष में पाए जाने वाले, मनुष्यों में केवल पुरुष नहीं महिलाओं में भी पाया जाता है, बट पुरुष में ये थोड़ा उभरा हुआ दिखता है, इसलिए शायद एग्जामिनर ने पुरुष नाम डालकर पूछा है। एडम का एप्पल क्यों कहा गया? तो भैया अलग से निकला हुआ दिखता है आपको, और ये हड्डी है एक प्रकार की, ठीक है, थ्रॉट। तो थ्रॉट के कैंसर भी होता है तो यहीं पर होता है, स्वर यंत्र के आसपास ही थ्रॉट कैंसर भी होता है। तो ये याद रखना, किसको बोला जाएगा एडम का एप्पल? तो कंठ, टेटुआ, या आप बोलो स्वर बॉक्स, स्वर यंत्र, या फिर वॉइस बॉक्स, ये सब इसी के नाम होते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? विच एलिमेंट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन? तो भैया थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए एक चीज है, थायरॉक्सिन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है स्त्रावित करता है, बाहर निकालता है इस हार्मोन को, थायरॉक्सिन हार्मोन को। तो ये निकालता है आपका
थायराइड, कौन सा? थायराइड ग्लैंड, थायराइड। ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके माध्यम से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इस थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जो रेगुलेट करने के लिए मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका आयोडीन। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती तो घेंघा रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी क्या बताती है? थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड की कमी को बताता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, आयोडीन का कमी एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसके संश्लेषण के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो आयोडीन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो याद रखना, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के संश्लेषण में काम आता है, या आयोडीन के संश्लेषण में थायरॉक्सिन हार्मोन काम आता है, याद रखना। और दोनों की ही कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग, ठीक। और अगर अधिक हो जाए तो ग्रेव रोग होता है। ग्रेव रोग, इसी को हम लोग गलघोटू रोग भी बोल सकते हैं, तो वो होता है ग्रेव रोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन? एनिमल, तो एनिमल में कौन पाया जाएगा? साइटोकाइनिन, ये तो प्लांट्स में पाए जाते थे, ये नहीं हो सकता। जिबरेलिन भी प्लांट में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन भी प्लांट में पाए जाते हैं। बचा इंसुलिन। इंसुलिन हमारे लैंगरहैंस द्वीप, कहाँ के? अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पेनक्रियास, पेनक्रियास के लैंगरहैंस में पाया जाता है इंसुलिन, जो कि क्या करता है? डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, उसके डायबिटीज के रोगी में क्या होता है? ब्लड में शर्करा की मात्रा, शुगर के लेवल बढ़ जाता है, तो उसी को कंट्रोल करता है इंसुलिन। तो इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये कम हो जाए इंसुलिन, तो लोग मधुमेह या डायबिटीज के रोगी हो जाते हैं, पेशेंट बन जाते हैं। अगला, किस हार्मोन के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? ड्यू टू द secretion of which hormone the heartbeat and respiratory rate increases simultaneously? simultaneously किस में बढ़ता है? मतलब एक साथ वृद्धि किस में हो जाती है? तो धड़कन और श्वास दर कब बढ़ेगा? सिंपल सी चीज है, आप कोई डरावनी मूवी देख रहे हो और अचानक से आप डर गए, ऐसे भूत सामने आया, तो आप अचानक से डरने का भाव आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है। आप किसी के बातों से क्रोधित हो गए, गुस्सा आपको आ गया, तो आपका अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है। आप किसी ऐसे रोमांचक जगह में चले गए जहां आपको वाव वाला फीलिंग आ रहा है, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ये सब कब आ रहा है? ये सब हार्ट बीट बढ़ता है एक हार्मोन के कारण। ये सब जो फीलिंग आती है एक हार्मोन के कारण। वो हार्मोन होता है आपका एड्रेनिल या एड्रेनालाइन, ठीक है। एड्रेनालाइन या एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन बोले या एड्रेनालाइन बोले, एक ही चीज है, एक ही नाम होता है। इसी एड्रेनलिन के कारण होता है हमारे शरीर के अंदर रोमांचक, क्रोध, किसी के प्रति प्यार, या बोल सकते हो लड़ने का भाव, या फिर अचानक से डरने का भाव। ये सब यही लाता है, और यही लाएगा तो क्या होगा? धड़कन और श्वास दर बढ़ जाएगी। तो एड्रेनालिन बोले या एड्रेनालाइन जो होता है, ये हार्मोन होता है जो इसके लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी एस्ट्रोजन तो मैंने बता दिया है, थायरॉक्सिन आपको बता दिया है। अगला, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्थापित होती है? तो मानव वृद्धि हार्मोन बोल रहे हैं, पिछले क्लास में भी था ये। तो वृद्धि का मतलब भैया एक चीज होता है थायराइड, जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है ना, वो भी वृद्धि को, आपके बौनेपन का काम आता है, बौनेपन को आपके रेगुलेट करेगा, या शरीर की वृद्धि को रेगुलेट करता है। एक तो वो होता है, लेकिन उसको भी रेगुलेट करने वाला होता है आप प्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि बोलो, वो उस हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। इसलिए जहां पर भी ऐसे पूछे वृद्धि हार्मोन को कौन रेगुलेट करे या बौनेपन को कौन रेगुलेट करे, तो अगर पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तब आप मारोगे थायराइड को। अगर पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में तो वही आंसर होता है, इसलिए यहाँ पर थायराइड लिखा तो मैं बता दे रहा था, इसको नहीं लेना है। पैनक्रियाज से तो आपका इंसुलिन निकलता है, ये नहीं होगा। अब प्यूटरी ग्रंथि दो जगह दी है, लेकिन पूछा एक पश्च भाग और एक अग्र भाग। क्या क्या दिया? एक पश्च भाग दिया है और एक अग्र भाग, कि किस भाग से ये जो ग्रंथि से आपका जो है ये वाला जो हार्मोन है वृद्धि हार्मोन रेगुलेट होगा। तो ये अग्र भाग से होता है, फ्रंटियल, या जो फ्रंटियर आपके क्या होते हैं प्यूटरी ग्लैंड होते हैं, उससे होते हैं, ठीक है, या एंटेरियर बोले, जैसा भी बोले। तो फ्रंट भाग से जो होता है, अग्र भाग से जो होता है, ये वृद्धि हार्मोन को निर्मित करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन में पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क के थैलेमस के सामने भाग में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये आपके शरीर के हर प्रकार के हार्मोन को रेगुलेट करता है, मैक्सिमम, हर एक को नहीं लेकिन मैक्सिमम को ये करेगा। उनमें से एक ये था। तो प्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि आपको नाम याद रखना, और उसके भी अग्रभाग से। कौन सा हार्मोन शरीर में अच्छा अभी कैसे याद रहेगा सर? अग्र बोलेगा कि पश्च, तो वृद्धि बोल रहे तो वृद्धि आगे की ओर ही होगी, तो आगे की ही ओर लेकर जाएगी, तो अग्रभाग ही याद रखना, ठीक है। प्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से रेगुलेट होता है। चलो, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी? अभी इसके बारे में डिस्कस किया। क्या थायराइड है, क्या एड्रेनालिन है, या इंसुलिन है, या टेस्टोस्टेरोन? इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो डायबिटीज
रोग हो जाता है। अगर इसकी अधिकता हो गई, इंसुलिन की अगर, हर प्रकार के हार्मोन की अगर अधिकता और कमी होती ना, तो हर प्रकार से रोग होता है। एक बैलेंस हमारे अंदर क्रिएट होना चाहिए। अगर बैलेंस थोड़ा सा भी डगमाया तो बीमारी होगी ही होगी। जैसे इंसुलिन कम तो डायबिटीज हो जाएगा, इंसुलिन अगर ज्यादा तो हाइपर ग्लाइसोमिया हो जाता है। ठीक है, हाइपर ग्लाइसोमिया हो जाता है, तो ये याद रखना। तो अधिकता से हाइपर ग्लाइसोमिया, तो अधिक हो रहा है तो हाइपर हो जा रहे हैं। ठीक, अगला, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी? यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। यह हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति कराता है, फेफड़े को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है, यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो ये सब कुछ नहीं करता। शुद्ध रक्त की आपूर्ति फेफड़े से होगा, फेफड़े को ऑक्सीजन की आपूर्ति सांस लोग वहां से होगा। रक्त प्रवाह को नियंत्रित ये नहीं करता। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड फ्लो होता है, आपके हार्ट के द्वारा होता है, माइंड के द्वारा रेगुलेट होते हैं। बचा क्या? यही वाला ऑप्शन। और इसमें भी आप कैसे पकड़ पाते? ग्लूकोज, ग्लूकोज को कौन रेगुलेट कर रहा है आपके बॉडी पर? शर्करा को कौन रेगुलेट कर रहा है? इंसुलिन। तो इंसुलिन का ये कार्य होता है, ध्यान में रखना। अगला, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड और लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सा नहीं होता है? तो पिनियल ग्लैंड तो होता है। पिनियल ग्लैंड यह थर्ड आई बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? थर्ड आई। थर्ड आई मतलब भैया ये जो बीच वाला भाग होता है ना, जहां पर हम लोग तिलक लगाते हैं, तिलक या टीका लगाते हैं, वो जो भाग होता है उसको थर्ड आई का भाग बोला जाता है। ये थर्ड आई के पास में आपका पिनियल ग्लैंड आते हैं। और इसमें अगर आदमी कोई ध्यान मुद्रा में बैठे तो वो बहुत ही अच्छे बोल सकते हैं आध्यात्मिक लेवल पर अपने आप को ले जाएगा, या फिर उसका जो माइंड का जो लेवल है वो बहुत ऊपर तक चले जाता है। उसकी जो याद करने की, स्मरण की जो क्षमता होती है वो सब बढ़ती है पिनियल ग्लैंड के कारण। बट आपको वहां पर ध्यान केंद्रित करना होगा। थायराइड ग्लैंड, तो ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंदर ही पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड अब अंदर सभी पाए जाते हैं, लेकिन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में दो अंतर होते हैं। अंतःस्रावी का मतलब होता है एक्सोक्राइन, का मतलब होता है कि उसमें डक्ट नहीं होंगे, वो डायरेक्ट ब्लड में अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देंगे। और सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड केवल और केवल हार्मोन रिलीज करते हैं। एक आध दो को छोड़ दूं तो दोनों काम करेंगे। हार्मोन रिलीज करते हैं और डायरेक्ट उसमें नलिये की आवश्यकता नहीं होती, डक्ट नहीं होते हैं, वो सीधे ब्लड में ही छोड़ देते हैं हार्मोन को। ठीक, वैसे ही थायराइड ग्लैंड ये भी क्या था आपका? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो थायराइड होती है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड, ये भी क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि है ये बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो आपका आंसर ही हो जाएगा बाह्यस्रावी ग्रंथि। स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा वाले जो भाग होते हैं यहाँ पर होते हैं, और अपने नलियों के द्वारा लार को मुंह पर, कान के पीछे नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर जीभ के नीचे वाले हिस्से में डिस्चार्ज करते जाते हैं। तो स्लाइवरी या लार ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी नहीं है, एंडोक्राइन नहीं है, तो क्या है? एक्सोक्राइन होती है। अगला, इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ द कैर्विक्स? अब देखो, ये जो गर्भाशय को संकुचित और क्या बोलते प्रसारित करने का, जो विस्तारित करने का जो काम होगा, वो काम करेगा आपके मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है ये महिलाओं के अंतर्गत रिलीज होता है। और ये रिलीज होकर क्या करेगा? जब वो महिला प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी की अवस्था में आएगी, कब? जब उसके एग या ओवम के साथ में स्पर्म क्या कर जाएगा? फर्टिलाइज कर जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रसारित होता है। तो प्रसारित करने के लिए ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो लगातार उसके क्षेत्र को बढ़ाएगा और एम्ब्रियो को बढ़ने का मौका देगा। तो ऑक्सीटोसिन होता है जो क्या करते हैं? संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। तो ऑक्सीटोसिन याद रखना, ऑक्सीटोसिन। प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन अलग चीज होता है। एडीएच ये तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ये क्या करता है? जैसे ब्लड में शर्करा को कौन रेगुलेट कर रहा है? इंसुलिन। वैसे ब्लड में अगर वाटर को कौन रेगुलेट करेगा? तो ये एडीएच करता है। थायरॉक्सिन तो पढ़ चुके हो आप लोग। अगला, पीयूष ग्रंथि के लिए कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स या रॉन्ग? पहला दिया है यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि, से मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो यही तो सबसे बड़ा झूठ है। मास्टर ग्रंथि तो बोलते हैं, ये सच है। एक्सोक्राइन नहीं होता है, बाह्यस्रावी नहीं होता, अंतःस्रावी होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन था। बाकी इसके बारे में और पढ़ लो। इसका आकार एक मटर के दाने के समान होता है। याद रखना, ये मटर के दाने के समान हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, हाँ, लेकिन हर प्रकार के नहीं, कुछ चीजों को नहीं करेगा, लेकिन 95% करता है। इसमें से कोई नहीं, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि राइट आंसर आपका ए है। तो मटर के दाने के समान होता है, 0.6 ग्राम इसका
वेट होता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। इसीलिए तो इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों को, बाकी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। अगला, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? एड्रेनल करती है, थाइमस करती है, पैराथायराइड करती है, पैनक्रियाज करती है। तो ये पैनक्रियाज जो है ना, ये पैनक्रियाज ही रिलीज करती है इंसुलिन को। किसको? इंसुलिन को रिलीज करती है। ठीक, तो ये याद रखना। आपका पैनक्रियाज या अग्नाशय, और यहाँ कहाँ? तो लैंगर-हैंस द्वीप। कहाँ पर पाया जाएगा इसमें भी? तो लैंगर-हैंस द्वीप। ये रेलवे के एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन था। तो लैंगर-हैंस द्वीप में, पैनक्रियाज के लैंगर-हैंस द्वीप में इंसुलिन उत्पादन होता है। चलो अगला प्रश्न, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? एकल कोशिका मतलब सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। सिंगल सेल कब होगा जी? जब आपका स्पर्म ओवम में या एग के अंतर्गत घुसकर क्या हो जाए? फर्टिलाइज कर जाए। तो इस जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, जैसे कि ये आपका ओवम रहा होगा, इसके अंतर्गत ये एंटर कर गया क्या? स्पर्म। और स्पर्म एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया? निषेचित हो गया, फर्टिलाइज हो गया। तो फर्टिलाइज प्रोसेस होने के बाद ये वाला जो बचा वाला हिस्सा बनेगा ना, ये टोटल आप कैसे दिखेगा? ये इसके अंतर्गत ऐसे एक आपका स्पर्म है। तो ये जो कहलाता है ना एक सेल कोशिका जो निषेचित अंडे का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज, मतलब स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में मिलकर एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे। तो एम्ब्रियो से बनने से जस्ट पहले का जो स्टेज होता है वो जाइगोट कहलाता है। सबसे पहले जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो स्टेज में हो जाता है। तो जाइगोट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जाइगोट। एम्ब्रियो मत मारना, जाइगोट कहलाता है, युग्मनज। अगला, आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? अब आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा 16वें का आंसर। मैंने आपको पढ़ाया कि आयोडीन और एक हार्मोन है जो क्या है? एक दूसरे को कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कमेंट करके बताना, कुछ देर पहले ही डिस्कस किए। क्या एस्ट्रोजन आएगा, इंसुलिन आएगा, साइटोकाइन आएगा या थायरोक्सिन आएगा? तो 16वें का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलो अगला, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? विच हार्मोन प्रिवेंट्स ब्लड शुगर फ्रॉम फॉलिंग टू लो? अब किसी व्यक्ति के अंतर्गत लगातार इंसुलिन बढ़ रहा है, हो सकता है वो ब्लड के अंतर्गत इंसुलिन इतना घुल जाए कि वो ब्लड शुगर की मात्रा को बहुत कम कर दे। और बहुत कम कर देगा तो लो शुगर वाले व्यक्ति भी मिलते हैं आपको, देखना लो शुगर वाले लोग भी मिलेंगे। एक मूवी था सन ऑफ सत्यमूर्ति, उसमें देखना जो सामंथा हीरोइन थी उसको लो शुगर था। तो एक फाइटिंग सीन के दौरान उनको सभी लोग चॉकलेट के जैसे दिखने लग जाते हैं। तो ये सीन मेरे को याद है। तो लो शुगर के लोग को भी बहुत दिक्कतें होती हैं, उनको लगातार बीच में टैबलेट खाना पड़ता है जो उनके शुगर लोअर लेवल को मेंटेन करे। तो इसी को सामान्य रूप से बनाना है आपके बॉडी को, तो एक ऑर्गन या एक ग्लैंड होता है या एक हार्मोन होता है जो क्या करता है? इस शुगर लेवल को मेंटेन करके चलता है, ज्यादा गिरने नहीं देता। तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन, ग्लूकोगॉन, वैसोप्रोसिन या वैसोप्रेपिन या पेसिन या फिर इंसुलिन। क्या होगा? तो इंसुलिन नहीं, ये होता है आपका ग्लूकोगॉन। क्या होता है? ग्लूकोगॉन। तो ग्लूकोज से याद रखना, ग्लूकोगॉन। ग्लूकोज क्या करता है? शरीर में शर्करा लाता है ना, ग्लूकोज को बढ़ाएगा, तो ग्लूकोगॉन याद रखना। क्या? ग्लूकोगॉन। ये हमारे शरीर में ब्लड में शुगर को रेगुलेट करता है। बढ़ने कौन नहीं देगा? इंसुलिन। लेकिन पूरी तरीके से घटने कौन नहीं देगा? ग्लूकोगॉन। अगला, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ह्यूमंस डू नॉट हैव एन एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा नहीं होगा? द वर्टिब्रल ग्लैंड या मतलब शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड या लीवर। कौन सा नहीं होगा? तो लीवर नहीं होता है। लीवर क्या है? तो लीवर होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथि। और पूरे ग्रंथियों में हर प्रकार की ग्लैंड में अगर बोले तो सबसे बड़ा बोले तो लीवर होता है। सभी प्रकार में सबसे बड़ा लीवर। एक्सोक्राइन में, बाह्यस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा बोले तो लीवर। ठीक है, वैसे ही सभी प्रकार के ग्लैंड में, चाहे एक्सोक्राइन हो, एंडोक्राइन हो, सबसे छोटा बोले तो पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि, एक ही नाम। और एंडोक्राइन ग्लैंड में भी सबसे छोटा पूछे तो पीयूष ग्रंथि। लेकिन एंडोक्राइन में सबसे बड़ा पूछता है तो क्या बताते हैं? थायराइड। तो ये ध्यान में रखना, सारी चीजों को पूछा जाता है। तो लीवर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और सबसे ज्यादा सेल डिवीजन इसी में होता है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? चेस्ट पे, हेड पे, थ्रोट पे या स्टमक पे? सिंपल सी बात है भैया, थायराइड की कमी से घेंगा रोग होता है। कहाँ को अफेक्ट करता है? गले को। तो ये ग्रंथि भी कहाँ पाई जाएगी आपकी? गले पर पाई जाती, थ्रोट पर पाया जाता है, गले पर पाया जाता है। क्या? थायराइड ग्रंथि। अगला, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? प्यूटरी ग्रंथि, डक्टलेस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या हेपेटिक ग्लैंड? ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका भी आंसर, क्योंकि अभी मैंने बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया था मैंने। आपको ध्यान में होगा अगर थोड़ी देर पहले आपने मेरी बातों को गौर से सुना होगा तो ये कमेंट करके बताना।
क्या अंतःस्रावी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, आउटू थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, या हेपेटिक ग्रंथि बोलते हैं, या फिर वाहिनीहीन मतलब डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना है। अगला, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है और उसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप लोग कितने अटेंटिव हो क्लास के साथ ये आपको भी मालूम चलेगा, और नहीं हो तो अटेंटिव रहा करो क्लास के साथ ताकि आपको तुरंत मालूम चल जाए कौन सा आंसर इसका था। चलो, कौन सा, अब इस क्रम को बताना है भैया। हार्मोन इधर दिए हैं, इधर ग्लैंड्स के नाम दिए हैं, स्रावी ग्लैंड या स्रावी ग्रंथियां। तो कोलिपी के हार्मोन, जो कोलिपी के हार्मोन, जो कोलिप के हार्मोन होते हैं ना, या कोलिप्स हार्मोन होता है, वो किसके द्वारा स्रावित होगा, या बहेगा, या बाहर निकलेगा? तो पैराथायराइड के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? पैराथायराइड के द्वारा। वैसे ही एल्डोस्टेरॉन, जो एल्डोस्टेरॉन होता है एड्रिनल के द्वारा ही निकलता है। एक कॉर्टेक्स निकलता है और एक आपका एल्डोस्टेरॉन, 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है ये एड्रिनल। तो एल्डोस्टेरॉन जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क क्यों बोलते हैं? ये जो सेम के बीच के आकार का हमारे पास क्या पाया जाता है, वृक्क या किडनी पाया जाता है ना, इसके ही ऊपर में एक ग्लैंड उपस्थित होता है, इसलिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये भी सही है, सामने वाला ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, सही है। पीयूष ग्रंथि तो हर प्रकार की आपके हार्मोन को रेगुलेट करते हैं, जो तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये भी रेगुलेट हो जाएगा, ये भी निकलेगा, समझ लो। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन मतलब पीनियल ग्लैंड। क्या? पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन याद रखना, मेला जो टोनिन है पीनियल ग्लैंड, आपकी जो थर्ड आई वाला स्पेस होता है ना, वहां पर से ये रिलीज होता है। तो ये 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 इसी में दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, कॉलिप्स हार्मोन कहाँ से? पैराथायराइड। एल्डोस्टेरोन और 2 प्रकार, एक और निकलता है आपका, सब कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल से। प्रोलैक्टिन हर प्रकार के, प्रोलैक्टिन ये दूध का स्रावन करती है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा रेगुलेट होती है। मेलाटोनिन ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। अगला, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खालिस्तान के अतिस्राव के होते हैं। थायराइड में वृद्धि कब होगा? तो 2 तरीके हैं। एक थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, वो अगर कम हो जाए तो घेंघा रोग, और बढ़ जाए तो ग्रेव रोग मैंने बढ़ाया था। तो अतिस्राव बोल रहा है मतलब बढ़ जाएगा। अतिस्राव मतलब क्या होता है भैया? ज्यादा एक्सेसिव सेक्रेशन होगा उसका, ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। और जब ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहे तो कौन सा बाहर निकलेगा? थायराइड ग्रंथि से, थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जब ज्यादा निकलेगा तो ग्रेव रोग हो जाएगा, कम निकलेगा तो घेंघा रोग होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय द प्यूटरी ग्लैंड? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रोसिन या सोमैटोस्टैटिन? अभी मैंने पढ़ाया था थायरॉक्सिन तो आपको याद ही रखना है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन तो आपको याद रखना है टीएसएच, थायराइड उत्तेजक हार्मोन टीएसएच बोलेंगे इसी को, या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको तो पीयूष ग्रंथि रेगुलेट करता है, तभी तो आदमी बौना या लंबा होता है। तो ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया, तो हाँ इसको तो करता है। हमको कौन सा नहीं स्रावित करता है ये पूछ रहे थे, ये तो करेगा, ये रेगुलेट करेगा इसको। प्रोलैक्टिन अभी आपने सही जोड़ी मिलाने पढ़ा था, तो प्रोलैक्टिन को भी करेगा। वैसोप्रोसिन, ये वैसोप्रोसिन को भी करता है। किसको करता है? वैसोप्रोसिन, इसी को एडीएच भी बोलते हैं। जो आपको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन मैंने पढ़ाया ना एडीएच, जो कि ब्लड के अंतर्गत पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है, वैसोप्रोसिन इसको और नाम है एक, तो याद रखना एडीएच को ही वैसोप्रोसिन, तो इसको भी करता है। तो किसको नहीं करता? इसको नहीं करता है, सोमैटोस्टैटिन को, सोमैटोस्टैटिन। तो आपका राइट आंसर होगा सोमैटोस्टैटिन। ये निकलता है आपके अग्नाशय से, कहां से? पेनक्रियास से, पेनक्रियास से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। ये पेनक्रियास या अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाने वाला हार्मोन होता है। इस पर प्यूटरी ग्लैंड का कोई भी हाथ नहीं होता। तो सोमैटोस्टैटिन याद रखना। क्या याद रखोगे? सोमैटोस्टैटिन ये जो होता है ये रेगुलेट किया जाता है आपके अग्नाशय के द्वारा, इसे को अग्नाशयी रस भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो तब तक। क्या है? लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? ये लैंगरहैंस दिखा, तो ये लैंगरहैंस किस में पाया जाता है? मैंने बताया था अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो कहां पर अग्नाशय लिखा है, राइट आंसर मानना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस में पाए जाएंगे? अग्नाशय में पाए जाएंगे, और कहीं लैंगरहैंस नामक का कोई जगह ही नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम? तो डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब क्या होता है? ये जो पचाएगा, पाचन में कौन सहायता करता है? आपका एमाइलेज करता है, हाँ करता है। लाइपेज करता है, करता है। ये 2 आपको मालूम होंगे।
एमाइलेज और लाइपेज दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि दोनों करते हैं। शायद प्रोटीएस को शायद ना पढ़ा हो, लेकिन ये भी करता है। प्रोटीएस भी क्या करता है, पचाने में, आपके खाने को पचाने में सहायता करता है। बचा क्या, सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज, ये नहीं करता। तो ये क्या काम करेगा, जो सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज, ये क्या काम करेगा, ये जैसे हम लोग धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारे अंदर के शारीरिक परिवर्तन, जैसे मैं बच्चे से बड़ा बन रहा हूँ, जवान होने लग रहा हूँ, 14 साल की उम्र को पार कर रहा हूँ, तब ये हमारे अंतर्गत रेगुलेट होता है, हमारे शरीर को उस तरीके से आकार देगा, उस तरीके से बढ़ाएगा, तो उसमें सहायता करता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मतलब ऐसा बोलूं तो एक प्रकार से ये यौवन को दर्शाता है। जैसे यौवन का मतलब क्या होता है, बड़ा होना, धीरे धीरे बड़े बड़े होने की तरफ बढ़ना, तो उसको ये करता है सुपर ऑक्साइड डिस्यूटेज। ठीक है, ये याद रखना। तो ये पाचक एंजाइम किसी भी स्तर पर नहीं था। अगला, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय सर्टेन ग्लैंडुलर सेल इन द लिनिंग ऑफ द स्टमक। तो भैया पेट में कौन सा एसिड निकलता है? सिंपल सी बात है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कोई भी निकाले, कहीं से भी आए, आपके शरीर में केवल एक ही एसिड का निर्माण होता है, वो होता है HCl। वो भी डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ज्यादा वो आपका क्या बोलना चाहिए कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता। ठीक, और इसी HCl के स्त्राव के बाद ये हमारे स्किन को, हमारे अंदर की नलियों को न जलाए, इसलिए हमारे शरीर के अंतर्गत स्लाइवा बोल सकते हो या फिर बलगम बोल सकते हो, उसका निर्माण होता है। जो हम लोग जब ज्यादा सर्दी हो जाता है तो बलगम बाहर निकलता है ना, वो बलगम हमारे शरीर के इस श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। श्लेष्मा ग्रंथि पूरे हमारे आहार नाल पर ग्रास नली में, फिरिंग्स में मौजूद होता है। और ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है हमारे उस पूरे बॉडी के चारों ओर एक लेयर बनाने का, ताकि हमारा स्किन डैमेज ना हो HCl से। ठीक है, वो अलग बात है कि आप उसको बचपन में किसी और तरीके से निकालते थे, निगलते थे, ठीक, बट वो क्या काम आता है मैंने बता दिया। हाँ, म्यूकस ही बोलते हैं उसको, श्लेष्मा ग्रंथि के द्वारा निकलता है। बलगम हम लोग हिंदी में यूज करते हैं उसका वर्ड। देखो, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? इंसुलिन जब भी आया ना तो बैटिंग और बेस्ट याद रखना भैया, बैटिंग और बेस्ट दो लोग थे, इन्होंने ही सबसे पहले इंसुलिन की जानकारी दी थी कि हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का ऐसा कोई तत्व है जो हमारे ब्लड के अंतर्गत शुगर को या शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। तो बैटिंग एवं बेस्ट को याद रखना। ऑप्शन क्या दिए? पहले ही ऑप्शन में दिख रहा था फ्रेडरिक बैटिंग। तो बैटिंग लास्ट वर्ड ही याद रखा करो, सरनेम याद करोगे आपका काम बन जाएगा। तो बैटिंग जो थे उन्होंने क्या किया था, इंसुलिन की खोज की थी। बैटिंग एवं बेस्ट ने 1921 के आसपास इन्होंने खोज किया था, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना। अगला है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं हमारी त्वचा सौली हो जाती है, ऐसी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि इसके बारे में पहले ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो 28वां का आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। 29वां, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है भैया जो एंजाइम भी, पाचक एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी बोलो, और हार्मोन दोनों रिलीज करता है? तो हार्मोन रिलीज करता है, उसके लिए डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एंजाइम रिलीज करने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है। और ये चीज एक के पास मौजूद होता है, वो होता है हमारे अग्नाशय के पास, पेनक्रियाज के पास। ये जो पेनक्रियाज है वो पाचक एंजाइम भी रिलीज करता है, जिसको अग्नाशयी रस कहते हैं, जिसमें आपके पेप्टिन मौजूद होते हैं। ठीक है, पेप्सिन मौजूद होते हैं। पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देते हैं। ट्रिप्सिन भी इसी के अंतर्गत मौजूद होगा। तो ये सब क्या करते हैं? प्रोटीन को, कार्ब्स को, वसा को, फैट को पचाने के काम में आते हैं। तो पेनक्रियाज से पाचक एंजाइम भी आएंगे, और इंसुलिन नाम का आपका हार्मोन भी पाया जाता है, और सोमोट्रप्सिन नाम का भी था एक, आपने देखा इससे पहले। तो ये सब दोनों अग्नाशय के द्वारा। बाकी सब ये अगर पाचक एंजाइम की बात करें तो ये डेवलप करता है, लेकिन डिस्चार्ज नहीं करता। डिस्चार्ज पित्त रस जो करेगा, पित्ताशय करेगा, जो बॉयल जूस जो होता है वो करता है। ठीक है, लार ग्रंथियां ये केवल क्या करते हैं? पाचक एंजाइम। प्यूस ग्रंथियां ये केवल हार्मोन को करता है। तो दोनों केवल पेनक्रियाज के द्वारा होता है। 30वां क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड वाला जो ना, तो थायरॉक्सिन तो करेगा ही करेगा। फिर थायरोनिन है, ये भी करेगा ही करेगा। थाइमोसिन, नाम में ही थाइमो आ गया, थाइमो। तो थाइमोस जो होता है थाइमस के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? थाइमस के द्वारा। थाइमोस, थाइमस एक जैसा नाम है ना, तो एक जैसे नाम वाले ही ना, एक जैसे नाम वाले हार्मोन को रिलीज करते हैं। जैसे थायराइड थायरॉक्सिन,
नाम सेम लगेगा आपको। थाइमोसिन थायराइड से आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, थाइमस से मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये स्त्रावित नहीं होता। तो कौन स्त्रावित नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो कौन कौन से रिलीज कर लिए भाई? तो दो नाम तो सिंपल से मिल रहे थे जो उसके द्वारा रिलीज किए जा सकते हैं, थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडो थायरोनिन। बचा कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन भी इस थायराइड के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, 3 अलग अलग हार्मोन। तो कौन सा नहीं था? तो थाइमोसिन था। थाइमोसिन थाइमस ग्रंथि कहलाता है, ये शरीर के ताप को आपको भी नियंत्रित करता है। ठीक, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? मतलब ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो आपके प्यूबर्टी बोल सकते हो, यौवन बोल सकते हो, या फिर जवान होने तक बस रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। कैसे हटता होगा? वो जो ग्लैंड होता है ना, आपकी स्किन में कन्वर्ट हो जाता है। स्किन मतलब मांसपेशियों में, मसल्स में, या स्किन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा होता है? पिनियल ग्लैंड नहीं, ये तो हमेशा हमारे शरीर में रहेगा। थाइमस ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, प्यूटरी भी हमेशा रहेगा। और क्या है? अर्धचेतक जो होते हैं ये सब रहते हैं। तो कौन सा नहीं रहता? ये नहीं रहता, थाइमस। थाइमस क्या होता है? जैसे हम धीरे धीरे जवान होते जाते हैं ना, तो जवान होने के बाद ये हमारे सीने के पीछे वाले भाग में स्थित रहता है। जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े की ओर बढ़ेंगे, अग्रसर होते जाएंगे, धीरे धीरे इसका स्तर गायब होने लगेगा, ये हार्मोन रिलीज करना कम बंद कर देगा और ये मसल के रूप में चेंज हो जाता है। तो थाइमस जो है यौवन तक ही सक्रिय होता है। अब जवान हो गए, इसका काम खत्म हो गया। अगला, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। इसके नाम के बारे में पूछा है, पूर्ण नाम पूछ रहा है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यूरे वर्ड आ रहा है, यूरिया से रिलेटेड। यूरिया किसमें मिलता है? ब्लड में, पानी में, जल में। तो ये पानी को रिलेटेड रहता है आपके वाटर से। किसमें? ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंतर्गत आपके वाटर को कौन रेगुलेट करता है? एडीएच। किस फॉर्म में रेगुलेट करता है? अगर इसकी मात्रा कम हो गई ना, तो आपका जो यूरिन होगा वो पतला हो जाएगा और रक्त जो हो जाएगा गाढ़ा, मतलब ब्लड अच्छे से छन नहीं पाएगा अगर ये कम है तो। यूरे वर्ड आ रहा है, यूरे से याद रखना, यूरिया। लेकिन यही अगर ज्यादा मात्रा में बन जाए तो अब आपका जो यूरिन है वो गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा मात्रा में खून को छान देगा, आपके आरबीसी भी निकलने लग जाएंगे। तो ये होता है। तो ये एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। क्या काम है मैंने बता दिया। एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, अग्नाशय के दौरान निकलते हैं, आपने देखा था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देन है ये आपका टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, भैया कम या ज्यादा करेगा। कम कर दिया तो घेंगा रोग ज्यादा होगा, तो ग्रेव रोग। ठीक है। जीटीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये भी गोनेडोट्रोपिक जो होता है आपके लैंगिक हार्मोन से रिलेटेड होता है। जो जनन हार्मोन होते हैं ना पुरुषों के अंतर्गत, जैसे टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन, उन सभी को नियंत्रित करता है ये। कौन? गोनेडोट्रोपिक। कौन? गोनेडोट्रोपिक। तो परिपक्वता को बढ़ाता है, प्रजनन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, ये सब करने का काम है गोनेडोट्रोपिक का। तो ये सब एक दूसरे के सामने सामने वाले ही नाम थे। तो 1 2 3 4 ही आपका राइट आंसर होगा। टिक कर देता ना, जो टिक नहीं करते बोलोगे ये। ठीक, जस्ट सामने सामने ही उसका आंसर था। अगला, कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो पानी की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? कमेंट करके बताना। अभी तो मैंने समझाया है, अभी तो मैंने समझाया कौन नियंत्रित करेगा इसको। अब भले भाई गुर्दे द्वारा बोले, लेकिन हार्मोन तो वही काम करेगा ना। हार्मोन तो वही काम करेगा जी, ब्लड को रिलेट करने के लिए, चाहे गुर्दे में पूछे, यकृत में पूछे, कहीं पर भी पूछे। तो आप बताइएगा कौन सा राइट आंसर है 33 का। चलो अगला प्रश्न, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की प्रक्रिया को आसान कर देता है? तो किसकी प्रक्रिया को आसान करता है? ये जो HCl होता है ना, ये शरीर में आने वाले खाने को और तोड़ता है, पचाता है। और ये पाचन में किसका सहायता करता है? तो पेप्सिन का सहायता करता है। पेप्सिन, सबसे पहले पेप्सिन क्या करेगा? शरीर के द्वारा आए, आपने जैसे पनीर ज्यादा मात्रा में खाया, पनीर में प्रोटीन था, प्रोटीन अंदर गया, अब उसको पचाना है तो HCl पहले तोड़ देगा। तोड़ने के बाद जो पेप्सिन है, वो पेप्सिन उस प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा और आगे चल के ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टाइड से आपके एमिनो एसिड के रूप में अंतिम रूप से तोड़ता है। तो पेप्सिन जो होता है ये इसका काम का कौन करता है? HCl करता है, उसकी सहायता करता है। विशेषकर HCl पेप्सिन की सहायता कर रहा होता है। तो पेप्सिन याद रखना। ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज, ये सब आपके लार में, स्लाइमा में उपस्थित होते हैं। आगे, यौना आरंभ के दौरान, मतलब जैसे ही प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब आप जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, उस दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ता है। इस ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व रिलीज होगा? तो भैया जैसे जैसे आप बड़े बढ़ते जाते हो ना, तो देखना आपके चेहरे पर ऑयलीनेस बढ़ने लगता है। वो ऑयलीनेस बढ़ने का कारण क्या है?
वो ऑयलीनेस बढ़ने का कारण है कि अब हमारे शरीर के जो सीबेसस ग्लैंड होते हैं, जिससे पसीने के रूप में तेल निकलता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो जो सीबेसियस ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है, इसलिए हमको क्या निकलेगा, वसा, तेल निकलता है। तो वसा ग्रंथि तेल ही निकालेगा। तो तेल कहाँ पर दिया, एक ही ऑप्शन में दिया था, एक ही ऑप्शन में तेल के बारे में दिया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत ग्रंथि श्वेत ही निकालेगा पसीना, तो यहाँ पर श्वेत भी दिया, तो ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो श्वेत ग्रंथि श्वेत को निकालता है, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और जो वसा जो निकलता है उसको सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। नाक के चारों ओर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है, उत्तेजित करता है? तो प्रोलैक्टिन, लैक्टोज वर्ड आता है, वो किसके लिए आता है, दूध के लिए। तो माताएं जब बनते हैं, महिलाएं माताओं का जब रूप लेती है, फिर बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उनके अंदर का जो दूध का उत्पादन होता है ये प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। अगर किसी महिला में इसकी कमी हो जाती है तो वो अच्छे से दूध उसके अंदर का डेवलप नहीं होता और बच्चे को फिर वो दूध पान नहीं करा पाती है। तो ये रिलीज होना ज्यादा जरूरी है। अगर प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो रहा है तो उनके अंदर दूध भी नहीं बनेगा। तो प्रोलैक्टिन ही है जो क्या करता है, दूध बनाने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन, लैक्टी से लैक्टो वर्ड याद रखना। अगला है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? आपातकालीन स्थिति मतलब क्या स्थिति आ गई जी? आपातकालीन में आप क्या होगे, एक तो घबराओगे या तो साहसी काम करोगे, और दोनों के लिए क्या चाहिए, आपको एक अलग तरीके का माइंड सेट चाहिए। आपके हार्ट मतलब हृदय में दम चाहिए होगा। साहसी काम करने के लिए भी दम चाहिए, तो साहसी काम करते समय भी हार्ट रेट बढ़ता है, पसीने आते हैं, और डर भी जाओगे आपात स्थिति में, इमरजेंसी के केस में, तो भी आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा और आपको पसीने आएंगे। ये दोनों कौन रिलीज करवाता है? आपके हार्ट बीट को, पल्स रेट को ज्यादा कौन बढ़वाता है? बढ़वाता है आपका एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन बोले, एड्रेनालाइन बोले, एक ही वर्ड होता है, मैंने बार बार बताया है। इसी को लड़ो व उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। कारण क्या है, ये तुरंत आता है और चले जाता है। जैसे आप भूत वाली मूवी दे रहे हो, आप तुरंत डरोगे, फिर 5, 10, 15 सेकंड के बाद नॉर्मल हो जाओगे। तो लड़ो व उड़ो हार्मोन इसी का नाम होता है। तो एड्रेनलिन है जो क्या करता है, आपातकालीन स्थिति के दौरान हमारे शरीर में रिलीज होता है, जो हमको डर, लालच, लड़ाई, गुस्सा, ये सबका कारण बनता है। अगला है अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी को बढ़ावा देता है? विच हार्मोन प्रेजेंट इन बोन मैरो प्रोमोट आरबीसी प्रोडक्शन? आरबीसी को कौन करेगा? सीरोटोनिन करेगा, सोमेटोस्टेटिन करेगा, या एरिथ्रोपोइटिन करेगा, या कोलेसिस्टोकाइनिन करेगा? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इन चार में से कौन करेगा। तो सिंपल सी बात है, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइड बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइड वर्ड से मिलता जुलता एक ही यहाँ पर वर्ड दिख रखा है, एरिथ्रोपोइटिन। तो जो भी आरबीसी से रिलेटेड चीज होता है, आरबीसी से रिलेटेड चीज सारी किसमें आते हैं? एरिथ्रो वर्ड से आते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन आपका राइट आंसर होगा, जो आरबीसी के उत्पादन को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। आगे, खाली स्थान में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। हार्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट इन, किसमें? बंदरों में, बिल्लियों में, बैक्टीरिया में, रैट्स में। तो इसमें हार्मोन होता है भाई, इसमें हार्मोन होता है, तभी तो बड़े हो रहे हैं। इनमें भी होगा, इनमें भी होगा। तो किसमें नहीं होता? जीवाणुओं में नहीं होता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बैक्टीरिया आपका राइट आंसर होगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो यूनिसेलुलर हार्मोन है, और कहाँ से इसमें कोई ऐसे आपके सिस्टम बन जाएंगे जिससे हार्मोन रिलीज हो? तो बैक्टीरिया में नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, और मैं कहूंगा कि अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दो। जो नए स्टूडेंट होंगे, क्लास को सब्सक्राइब करके नहीं देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। लगातार ये सीरीज चल रही है, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, आप उसको पढ़ते हुए चलना। केवल साइंस की क्लास नहीं, पैरेलली बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास चल रही, तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है, चलो 44वें क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कौन सी ग्रंथि द्वारा हार्मोन का स्त्राव होता है? विच ग्लैंड्स सेक्रेट्स हार्मोन्स? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, इनमें से दोनों। तो हमेशा हार्मोन का जो स्त्राव होता है ना, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या होगा? तो इसके द्वारा ना आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। क्या? एंजाइम्स निकलते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है, ये ब्लड में नहीं मिलता एंजाइम। जहां पर आपका खाना पच रहा है ना, वहां जाकर मिलता है एंजाइम। ये डायरेक्ट ब्लड में मिलता है हार्मोन। तो हार्मोन का स्त्राव आपका एंडोक्राइन ग्लैंड बोल करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट ब्लड से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन का हिंट तो मैंने यहीं पर दे दिया, जो आप जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था कि एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, प्रश्न था, आपने देखा होगा। तो जरूर जवाब दीजिएगा। क्लास के साथ आप अपना एक इंटरेक्शन बनाकर रखना, ताकि आप क्लास मजे के साथ पढ़ सके, मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ। ये आपके 40 क्वेश्चन होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, अच्छे से इसको पढ़ लेना। व्यापम में से क्वेश्चन आते हैं, और प्रयोगशाला परिचारक में बोला जाए तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। एक्सोक्राइन के साथ का
एंडोक्राइन के साथ साथ एक दो चीज़ों के बारे में मैंने एक्सोक्राइन के बारे में भी बताए हैं। ठीक, तो वो नोट कर लेना। अगर कुछ आपको नया पॉइंट लगा हो, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं या हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो जो नए पॉइंट लगे उसको नोट कर लेना। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो भी अगर नए पॉइंट लगते हैं तो नोट जरूर कर लेना। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।